राजसभा में सभी मौजूद होते हैं और राजा के निर्णय का इंतजार कर रहे होते हैं। वहां पर झगड़ू सेठ और रामू दोनों ही राजा के समक्ष खड़े होते हैं और राजा ने उन दोनों को देखकर ताव में कहा, तो बताओ क्या हुआ है? राजा जी, मेरी मदद कीजिए। ये नमक हराम मुझसे मेरी जायदाद का आधा हिस्सा मांग रहा है। क्या? ये क्या मांग रहा है तू? झगड़ू राम से हिस्सा? राजा जी, इनसे कहिए कि मुझे इनकी जायदाद का आधा हिस्सा दे दे, उस पर मेरा हक है। क्या? कि ये तुम क्या कह रहे हो राजा जी? ये बस मेरे ढाबे पर काम करने वाला एक नौकर है, इससे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो मैं इसे अपनी जायदाद का आधा हिस्सा कैसे खुशी से दे दूं भाई? आखिर रामू झगड़ू राम से उसकी जायदाद का हिस्सा क्यों मांग रहा था, ये जानने के लिए हमें जाना होगा समय के पीछे। रतनपुर कहकर एक गांव में झगड़ू सेठ रहा करता था, जो कि स्वभाव से काफी खड़ूस और अकड़ू था। उसके ढाबे पर रामू नाम का एक लड़का काम किया करता, लेकिन पूरे गांव में उसे सब रामू नहीं बल्कि नमक हराम कहकर पुकारा करते। अबे ओ नमक हराम, अरे क्या कछुए की तरह धीरे धीरे काम कर रहा है? आज बहुत सारा काम है, जल्दी जल्दी हाथ चला। और खाने के स्वाद के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एकदम मस्त खाना बना, ताकि ऐसे ही और भी लोग मेरे ढाबे से खाना मंगवाया करें। ठीक है सेठ जी। रामू फटाफट काम करता है और उस हड़बड़ी में उसके हाथों से आटे की बोरी नीचे गिर जाती है और सारा आटा नीचे गिरकर धूल में खराब हो जाता है। ये देखकर झगड़ू सेठ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये क्या कर दिया तूने? इतने सारे आटे का नुकसान कर दिया। माफ कर दीजिए सेठ जी, लेकिन आज काम कुछ ज्यादा ही है, इसलिए मुझे अकेले से इतना काम संभाल नहीं पाया। बहुत मुश्किल होती जा रही है। मैं दूसरे आटे की बोरी खोल देता हूँ। ध्यान से काम कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, अब जो तूने इतने सारे आटे का नुकसान किया है, उसकी भरपाई तुझे करनी होगी। मैं तेरी तनख्वाह से काट कर इस नुकसान का भरपाया करूंगा। हाँ? क्या सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। एक एक पैसा मेरे लिए बहुत कीमती है। आपको पता ही है महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। ऐसे में आप मेरी तनख्वाह से पैसे काट लेंगे तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मेरे नुकसान का क्या? मेरा नुकसान गया तेल लेने, है ना? सेठ जी, गलती से हो गया है, माफ कर दीजिए ना। आइंदा से बिल्कुल भी नहीं होगा। चुप हो जा तू। सेठ जी, इतने कठोर मत बनिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। अरे बहुत अच्छा बन लिया मैं। तेरे बापू पर भी ऐसे ही भरोसा रखा था, लेकिन उसने मेरे ढाबे पर पैसों का घोटाला किया और भाग गया। वो तो तू मेहरबानी समझ कि मैंने इसके बावजूद भी तुझे मेरे ढाबे पर काम करने दिया है, वरना तुझे कोई कुत्ता तक नहीं पूछता। नमक हराम बाप का नमक हराम बेटा, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। चल, अब ज्यादा समय जाया ना कर और फटाफट हाथ चला। रामू को दिन रात नमक हराम ये नाम सुनकर बहुत बुरा लगता था। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती। ढाबे पर कोई भी आता तो उसे रामू नहीं बल्कि नमक हराम कहकर ही पुकारा करता। अरे ओ नमक हराम, जरा नमक की कटोरी ला। इस सब्जी में तुझे और भी नमक डालना है, और हाँ, हमें और पूरियां दे, और मीठे में खीर भी दे दे। तू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन मजा नहीं आया भाई। धन्यवाद साहब। काम में तो माहिर है, बस नाम में ही बदनाम है बेचारा। सही कहा। साहब, मेरे पिताजी ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन अगर मेरे पिताजी वैसे हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं भी वैसा ही रहूं। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता हूं, इसीलिए विनती है, मुझे मेरे नाम से ही पुकारिए। मेरा नाम रामू है, नमक हराम नहीं। अरे चुप हो जा, नमक हराम कहीं का। चल जल्दी से ला हमारा खाना। नमक हराम, तूने सुना नहीं साहब ने क्या कहा? चल जा अंदर, बकवास करने दे दो बस तुझे।
और किसी काम का नहीं है तू। रामू सर झुकाकर अंदर चला जाता है। रात में घर जाने के बाद उसे बहुत दुख होता है। वो खाना तक नहीं खाता और अपने पिताजी की तस्वीर देखकर वो बहुत रोता है। पिताजी, आपके कारण पूरा गांव मुझे नमक हराम के नाम से पुकारता है। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा क्योंकि आपने ऐसा किया। क्यों किया ऐसा पिताजी, आपने क्यों किया? पैसा तो कमा लेता हूँ जीने के लिए, लेकिन अपना खोया हुआ नाम कैसे कमाऊं? इस गांव में इज्जत से, गर्व से कैसे रहूं? भगवान जी, आप भी अच्छे और सच्चे लोगों का साथ ऐसे क्यों करते हैं? मैंने तो कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बल्कि मेरे पिताजी ने गलत किया, फिर भी उनका बेटा होने के बाद भी मैं आज भी उन्हें गलत ही कहता हूँ। दूसरा कोई बेटा होता तो वो उनके पिताजी के गुनाहों को छुपाता, लेकिन मैंने सच का साथ दिया, उसके बाद भी मेरे हाथ केवल बदनामी ही आई। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक रोज जब ढाबे पर सुनीता नाम की एक महिला आती है तो वो खाना खाने के बाद में अब रामू से कहती है, काकी जी, ये लीजिए, ये हमारे ढाबे का खास हलवा है। क्या बात है, तुम्हारे हाथों में अलग ही जादू है। ऐसा खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया, वाकई में। धन्यवाद काकी जी। कुछ ही दिनों में मेरे बेटे की शादी है, क्या तुम उसमें खाना बनाने के लिए आओगे? मैं तुम्हें पूरी 2000 रुपए दूंगी। क्या? उतने में वहां पर झगड़ू राम सेठ आ जाता है और वो सुनीता और रामू की सारी बातें सुन चुका था। अब सेठ तमतमाता हुआ कहता है, ओ काकी जी, ये मेरे ढाबे में काम करता है, ये शादी ब्याह में नहीं आएगा। सुनीता वहां से चली जाती है। क्यों रे नमक हराम, आखिर मेरी पीठ पीछे नमक हरामी कर ही रहा है ना तू नहीं सुधरेगा, बिल्कुल अपने बाप की तरह। सेठ जी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मैंने तुझे उस काकी के साथ बात करते हुए सुन लिया था, तो तू मेरे साथ ढाबे में काम करने के अलावा बाहर भी काम करने जाता है? हाँ? नहीं सेठ जी, मैं सिर्फ आपके लिए ही काम करता हूँ। मेरे पास उतना समय ही कहाँ है कि मैं किसी और के वहाँ जाकर काम कर पाऊँ। मेरा विश्वास कीजिए। आज तो तेरी अकल ठिकाने लानी ही होगी, रुक जा तू। झगड़ू राम एक डंडा उठाकर बेचारे रामू को दबादब मारने लगता है। रामू दर्द से करहाने लगता है। सेठ जी, मत मारिए। बता, करेगा ऐसी करतूत? बहुत पर निकल आए हैं ना तेरे, ये ले। सेठ जी, मैंने उन काकी को हाँ ही नहीं कहा है। मैं तो उनको ना कहने वाला था, क्योंकि दिन भर तो मैं यहाँ ही काम करता हूँ, फिर आपके ढाबे को छोड़कर दूसरी जगह कैसे जा सकता हूँ? मैं झूठ नहीं कह रहा सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई नमक हरामी नहीं की है। चुप, सरासर झूठ बोलता है तू। बस बहुत हुआ, अब तू मेरे ढाबे पर बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्या आप ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ जी, मुझे खाना बनाने के सिवाय और कोई काम नहीं आता है। मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी। मैं क्या करूँगा, कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा? सेठ जी, गुस्से में यह कदम मत उठाइए। मुझे एक छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा मत दीजिए सेठ जी। मैं सच में उन काकी को मना ही करने वाला था। जाकर अब शादी ब्याह में ही खाना बना और कमा हजारों रुपए। कोई जरूरत नहीं है मेरे ढाबे पर काम करने की। मुझे तुम जैसे नालायक लोग चाहिए भी नहीं अपने ढाबे पर। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। भगवान की सौगंध, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी ही गलती है। मुझे तेरे बाप के कारनामे के बाद तुझे अपने पास काम के लिए रखना ही नहीं चाहिए था। तुम जैसे गरीब लोगों के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं। इस मासूम से चेहरे के पीछे हैवान छुपा होता है। चल दफा हो जा यहाँ से। अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे ढाबे पर वापस आने की जरूरत भी मत करना। सेठ जी, सेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। भगवान के लिए गुस्सा छोड़ दीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे अकेले को ही संघर्ष करना है सेठ जी। आज के जमाने में काम मिलना बिल्कुल वैसा है जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना। मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। लगता है
तू ऐसे नहीं मानेगा। झगड़ू गुस्से में रामू को धक्के मारकर अब अपने ढाबे से निकाल देता है और कहता है, अब देखना, तेरे बिना भी मैं अपना ढाबा चलाकर दिखाऊंगा। तुझे क्या लगा, तू नहीं तो मेरा ढाबा बंद पड़ जाएगा? हरगिज नहीं, ये तेरी गलत फहमी है। ये सारा तमाशा आस पड़ोस के लोग देख लेते हैं और रामू की बहुत बुरी तरह बेइज्जती होती है। वो घर आकर खूब रोता है और भगवान जी की मूर्ति के सामने बैठकर वो उनसे बोलता है, भगवान जी, क्यों इतनी अग्नि परीक्षा ले रहे हो मेरी? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद भी मेरे साथ ही गलत हुआ। सेठ जी ने बिना कुछ सोचे समझे मुझे ढाबे से निकाल दिया, लेकिन नहीं, बहुत अन्याय सह लिया मैंने। अब और अन्याय नहीं सहूंगा। नमक हरामी ना करके भी मुझे नमक हराम कहा गया है। अब तो मैं सेठ जी को नमक हरामी करके ही दिखाऊंगा। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब रामू सुनीता के पास जाता है और सुनीता कहती है, अरे नमक हराम, तुम यहाँ? काकी जी, मैं आपके बेटे की शादी में खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारा सेठ? अब मैं उस ढाबे पर काम नहीं करता। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? रामू सुनीता को सब कुछ विस्तार से बताता है, जिसके बाद सुनीता भी आश्चर्यचकित हो जाती है। बड़ा ही बेवकूफ सेठ है तुम्हारा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे बेटे की शादी अब जब भी होगी उसमें तुम ही खाना बनाना। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे बेटे की शादी में जो भी मेहमान आए वो तुम्हारे हाथ का जायकेदार खाना खाएं, लेकिन उस दिन तुम्हारे सेठ के कारण मैं तुमसे कुछ बोल नहीं पाई। पर चलो, अब अच्छा हुआ, इसी बहाने तुम मेरे बेटे की शादी में खाना तो बनाओगे। जी काकी जी, जरूर। सुनीता के बेटे की शादी में रामू ही अब खाना बनाता है और उसके हाथों का खाना सभी मेहमान अब बड़े चाव से भी खाते हैं और सबको वो खाना बहुत पसंद आता है। शादी के बाद, ये लो तुम्हारे पैसे। अरे काकी जी, ये 3000 वापस रख लीजिए, मेरे सिर्फ 2000 रुपए है ना। नहीं, ये 3000 है, मैंने तुम्हें अपनी तरफ से दिए हैं बेटा। क्या? हाँ, तुमने जो खाना बनाया है वो सभी को बेहद पसंद आया। सभी तुम्हारी तारीफों की पुल बांध रहे थे, इसीलिए 3000 रुपए मैं अपनी तरफ से भेंट स्वरूप तुम्हें दे रही हूँ। धन्यवाद काकी जी, ईश्वर आपको और आपके परिवार को सदैव सुखी और समृद्ध रखे, यही मेरी प्रार्थना है। अगर आप जैसे अच्छे और नेक विचारों वाले लोग इस दुनिया में होंगे तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। रामू वो पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और वो अब उन पैसों से अपना एक छोटा सा ढाबा खोलने का निर्णय लेता है। अब मैं इन पैसों से ढाबा खोलूंगा, जहाँ पर मैं सेठ जी से भी कम दाम में खाना बेचूंगा, ताकि कम पैसे देखकर सभी लोग सेठ जी के नहीं बल्कि मेरे ढाबे पर आकर खाना खाएं। अब देखना, मैं बताऊंगा असली नमक हरामी होती क्या है। रामू अगले दिन झगड़ूराम सेठ के ढाबे के ठीक सामने एक छोटा सा ठेला खोल लेता है, जहां झगड़ूराम सेठ के ढाबे पर एक थाली 25 रुपए की होती थी, वहीं रामू के ढाबे पर वो थाली की कीमत सिर्फ रामू 10 रुपए रखता है। क्या बात है नमक हराम, तूने ढाबा खोल दिया और वो भी इतने सस्ते दाम में खाना बेच रहा है। ये तो तूने बहुत ही अच्छा काम किया भाई। अब तो हम तेरे ढाबे पर रोजाना आया करेंगे। जी क्यों नहीं, जरूर आइएगा। अब झगड़ूराम के ढाबे पर एक मक्खी तक नहीं मंडराती और वहीं रामू के ठेले पर दिन रात ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहा करता। ये सब देखकर झगड़ूराम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो अपनी आंखें मलकर फिर से ठीक से देखता है। मुझे तो अपनी इन कमबख्त आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि इस नमक हराम ने अपना ढाबा खोल दिया है। मेरे ढाबे पर तो एक ग्राहक नहीं आ रहा, सबके सब बस इसी के पास जा रहे हैं। नहीं, ये मुझसे आगे नहीं जा सकता, मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। फिर रात में जब रामू लघु शंका के लिए गया होता है, तभी झगड़ूराम चुपके से आकर उसके ठेले के साथ साथ उसकी कच्ची झोपड़ी को भी जला देता है। जब रामू फिर से लौटता है तब अपनी झोपड़ी और ठेले को धू धू करके जलता देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा ढाबा, मेरा घर, अब मैं क्या करूंगा। रामू फूट फूट कर रोने लगता है और अब वो गांव में इधर उधर भटकने लगता है। तभी उस रात ही वो झगड़ूराम को अपने घर में आते जाते देखता है। ये क्या, सेठ जी इतनी रात गए बाहर क्यों आए हैं? कहीं
मेरे ढाबे और झोपड़ी को जलाने के पीछे सेठ जी का ही तो हाथ नहीं है। हाँ हाँ, असल में ये काम सिर्फ सेठ जी ही कर सकते हैं, वरना मेरी दुश्मनी तो किसी से भी नहीं है। सेठ जी को जरूर मेरी तरक्की देखकर जलन हुई होगी, लेकिन मैं अब हार नहीं मानूंगा। मैं खुद को इंसाफ दिला कर ही रहूंगा। अगली सुबह अरे ओ नमक हराम, तुझे मैंने कहा था ना कि अपनी ये सड़ी हुई मनहूस शक्ल लेकर मेरे ढाबे पर मत आना, तो फिर क्यों आया है यहाँ? ये बताने कि आपको अपनी जायदाद मेरे नाम करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या? हाँ, जब तक मुझे आपकी जायदाद का हिस्सा नहीं मिल जाता तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। रामू की इस अजीब सी जिद से परेशान होकर झगड़ू राम सेठ राजमहल जा पहुंचता है, जहां पर रामू को भी बुलाया जाता है। क्या? हाँ राजा जी, ये देखो, ये है वो नमक हराम जो मुझसे मेरी जायदाद का हिस्सा मांग रहा है। अरे ओ नमक हराम, जब तेरा इससे कोई रिश्ता ही नहीं है तो तू इससे जायदाद का आधा हिस्सा कैसे मांग सकता है? रिश्ता है राजा जी, इनके नाम में भी राम आता है और मेरे नाम में भी। मैं इन्हीं का बेटा हूँ। बचपन से इन्होंने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं जानता। और जब आज मैं अपना हक मांग रहा हूँ तब ये मुझे जायदाद का हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। क्या झगड़ू राम, ये नमक हराम तो सही कह रहा है। तुम दोनों के नाम में तो एक ही शब्द आता है, इसका मतलब तुम दोनों एक ही परिवार के हो, एक ही खून है तुम दोनों के अंदर। नहीं राजा जी, ये सच नहीं है, ये बस फालतू की बातें बना रहा है। आप इसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर जरा भी विश्वास मत कीजिएगा। फालतू की बातें तो आप बना रहे हो। रामू जिद पर अड़ जाता है, जिस कारण झगड़ू राम रोने लगता है। अरे भाई, किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे इन्हें सबक सिखाना था। मैं इनका बेटा नहीं हूँ। क्या? लेकिन मेरे पिताजी की एक गलती के कारण इन्होंने मुझे नमक हराम कहना शुरू कर दिया और पूरा गांव अब मुझे नमक हराम ही कहता है। मेरे पिताजी ने इनके साथ गलत किया, वो मैं भी मानता हूँ और मैं भी उसके खिलाफ ही हूँ, पर इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो हमेशा ही अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया था, वो नहीं दिखा इन्हें। मैं कोई जायदाद का आधा हिस्सा नहीं चाहता, मुझे बस अपना नाम वापस चाहिए। लोग मुझे नमक हराम नहीं, रामू कहकर बुलाए, यही चाहिए बस। और सेठ जी मुझे फिर से अपने ढाबे पर रख ले, वो भी पूरी इज्जत और स्नेह के साथ। हाँ रामू, तुम्हारी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। मुझे अब समझ आ चुका है कि मैं कितना गलत था। तुम्हारे पिताजी के कारण मैंने तुम्हारा नाम बदनाम किया, जबकि तुम तो तुम्हारे पिता से पूरी तरह अलग हो। अच्छे हो, पर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें नमक हराम नहीं, रामू बेटा कहकर पुकारूंगा। हाँ, अब तुम मेरे बेटे जैसे हो, और साथ ही मैं पूरी इज्जत के साथ तुम्हें अपने ढाबे पर काम भी दूंगा। धन्यवाद सेठ जी, आपको अपनी गलतियों का सच में एहसास हो चुका है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलो, अंत में सब अच्छा ही हुआ। अब से जो भी तुम्हें गांव में नमक हराम कहकर पुकारेगा उसे सजा दी जाएगी, इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ मैं। जीते रहो रामू, खूब तरक्की करो और अपने अंदर की अच्छाई को कभी मत खोना। धन्यवाद राजा जी। और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और पूरा गांव रामू को उसके असली नाम से ही पुकारता है। साथ ही झगड़ू राम और रामू बाप बेटी की तरह साथ में काम करने लगते हैं और साथ ही रहने लगते हैं।